वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में मदीना मस्जिद को मस्मार करने से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अटॉर्नी जनरल ने तारिक रोड पर मदीना मस्जिद को मस्मार करने के हुक्म पर नजरसानी की इस्तदा की थी। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने कहा, मजहब का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इबादत गाह और इकामत गाह में फ़र्क है। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अयूब से। हसन, आगाह कीजिए, मजीद क्या कार्रवाई रही? जी बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने जब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने अदालत उज़्मा से इस्तदा की कि अदालत के हुक्म की वजह से इस वक्त जो मजहबी तनाव है ये जन्म ले रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो मस्जिद के लिए मुतबादल ज़मीन फराहम कर दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मस्जिद गिराने के हुक्म से बहुत से सवालात उठ रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने उन्हें कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, ये पार्क तो हमने अपनी आंखों से देखा है। जमीन और काजी अमीन ने कहा कि जमीनों पर जो कब्जा करके जो है वो मजहब के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्लाम भी इस बात की इजाजत नहीं देता। अगर किसी ने मस्जिद तामीर करनी है तो उसके लिए रकम खर्च करे। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कहा कि पहले सिंध हुकूमत से जो है वो मस्जिद की इससे मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट मांग लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो है ये मामला हम अपना ऑर्डर वापस नहीं लेंगे, क्योंकि ये तजावजात हैं और इन तजावजात को गिराने का जो हमने हुक्म दिया है इस फैसले को हमने बरकरार रखना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर हम अपने फैसले अगर वापस लेना शुरू कर दें तो जो हमने सारी कार्रवाई की है इसका क्या फायदा होगा। चीफ जस्टिस ने दो अल्फाज में कहा कि हम सिंध हुकूमत से जो है वो तफसीली रिपोर्ट तलब कर लेते हैं, और अदालत ने आज के हुक्म में जो सिंध हुकूमत है उससे 3 हफ्तों में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। मस्जिद को मस्मार करने के फैसले पर नजरसानी नहीं की। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की इत्तला मुस्तरद करते हुए अदालत ने जो केस की समाअत है उसको 13 जनवरी तक मुलतवी कर दिया है। जी ठीक है, हसन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और पार्टी फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन को पेश की गई स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई से 77 में से सिर्फ 12 अकाउंट्स जाहिर किए गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे जाहिद मशवानी से, बताइएगा इस हवाले से। जिसमें अकाउंट्स की तफसीलात भी सामने आई हैं और रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अकाउंट्स के कुछ मामलात हैं जो वाज़ेह नहीं हैं और तारीख की इस रिपोर्ट में नहीं की गई है। ये जो ऑडिट रिपोर्ट थी ये पीटीआई की एग्जीक्यूटिव कमेटी में पेश की गई थी, उसकी मंजूरी भी ली गई थी, लेकिन इस हवाले से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जवाब तलब हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर हाजिर शुदा फंड्स के बारे में स्टेट बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है और पीटीआई 2008 से 2013 तक 1 अरब 33 करोड़ 22 लाख के फंड्स जाहिर किए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुबैना फंड केस के हवाले से पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन में 20 बैंक अकाउंट्स जाहिर किए हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने 53 पार्टी बैंक अकाउंट्स नहीं रखे गए और वो खुफिया रखे गए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि स्टेट बैंक ने इंकशाफ किया है कि रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के 65 बैंक अकाउंट्स हैं। 2009, 2008 और 2013 में पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ रुपए के अतियात जाहिर किए। इलेक्शन कमीशन में एहतियात से मुतालिक गलत मालूमात फराहम की गई। स्टेट बैंक के बैंक स्टेटमेंट से जाहिर है कि पीटीआई को 1 अरब 64 करोड़ रुपए की एहतियात मौसूल हुए हैं और ये भी कहा गया है कि पीटीआई ने 31 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की। तहरीक इंसाफ के मुल्क फंड के हवाले से भी कहा गया है रिसाई के मुताबिक अमरीकी इदारे LLC के पीटीआई का अकाउंट से मुतालिक तफसील भी रिपोर्ट का हिस्सा है। अब आइंदा जो समातें होंगी ये तमाम तफसीलात उसमें पेश की जाएंगी। देखना ये है कि पीटीआई के सब तक इसका दिफा करती है। जी जाहिद मशवानी आगाह कर रहे थे आप, शुक्रिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी स्क्रूटनी कमेटी बन चुकी है। इनके काफ़ी खुफिया अकाउंट्स नजर आ रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं इनमें अभी फालूदे रबड़ी वाले शामिल नहीं हैं। स्क्रूटनी कमेटी से तीनों रिपोर्ट्स तलब की जानी चाहिए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी स्क्रूटनी कमेटीज बन चुकी हैं। काफ़ी खुफिया अकाउंट्स नज़र आ रहे हैं। सारे वो जो फलूदे वाले और रबड़ी वाले और वो अभी आपने इसमें शामिल नहीं किए हैं, वो अकाउंट्स इसके ऊपर हैं। तीनों जो स्क्रूटनी कमेटी है उनकी रिपोर्ट्स जो है उसको फिल फॉर मुरतब किया जाए और ये हमने पिटिशन भी फाइल की है कि जब वो फंडिंग की रिपोर्ट्स जो हैं वो सारी कौम के सामने रखी जाएंगी और इलेक्शन कमीशन के सामने रखी जाएंगी तो सारी कौम देखेगी कि सबसे ज़्यादा शफाफ तरीके से पैसा इकट्ठा किया तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने। पैमाना इंसाफ का एक होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के साथ पहले भी हमने कोऑपरेट किया, आगे भी करने को तैयार है।
और एहसन इकबाल ये कहते हैं कि नून लीग का कोई ममनुआ फंडिंग केस जेर समात नहीं है। पीटीआई ने कई साल गैर मुल्की अकाउंट्स के जरिए फॉरेन फंडिंग और करप्शन की। जब इनकी चोरी पकड़ी गई तो 2 दर्जन से जायद ऐसे अकाउंट्स निकले जिनका इलेक्शन कमीशन में इंदराज ही नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले कई सालों से जो गैर मुल्की अकाउंट्स के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन की है, उसकी चोरी जब पकड़ी गई तो 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसे अकाउंट्स दरियाफ्त हुए जिनका इलेक्शन कमीशन में हिसाब नहीं दिया गया था। मुस्लिम लीग नून के कोई ममनुआ फंडिंग के केस ज़ेरे समात नहीं। इमरान न्याजी साहब ने जब हुकूमत संभाली थी तो 1 लाख रुपया टैक्स देते थे। 2 सालों के अंदर यकायक इनका इनकम टैक्स 1 करोड़ रुपया हो गया है। इमरान न्याजी साहब, अगर आप वाकई मिस्टर क्लीन हैं तो कौम को बताएं कि वज़ीर आज़म बनने के बाद आपके टैक्स में 1000 गुना इजाफा कौन से ज़राए आमदनी से हुआ है। फॉरेन फंडिंग केस में दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर कहते हैं 9 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें इमरान खान के दस्तखत थे, उनकी तफसीलात हमसे छुपाई गईं। इलेक्शन कमीशन ने 28 अकाउंट्स की तफसीलात हमें नहीं दी। उस पर उन्होंने कहा कि अगली पेशी पर मजीद कार्रवाई करेंगे। में इलेक्शन कमीशन का 2021 का हमें ये इख्तियार दिया पहली दफा कि आप अपने 2 ऑडिटर्स लाएं और जो पीटीआई ने जमा कराया है रिकॉर्ड आप परूसल करें। उसमें 2.2 अरब रुपए की गैर कानूनी फंडिंग निकली। 9 बैंक ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके सिग्नेटरी छुपाए गए, जिसमें इमरान खान शामिल है। हमने आज ये इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि जब 28 बैंक अकाउंट अभी तक हमसे छुपाए गए, आपने ऑर्डर में लिखा है कि हम आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स देंगे जब ये केस इलेक्शन कमीशन में भी उन्होंने कहा कि जब अगली पेशी होगी तो इस पे मजीद कार्रवाई करेंगे। अगर इस केस पे बर वक्त कार्रवाई होती तो पाकिस्तान की आज ये हालत ना होती, ये क़यादत मुसल्लत ना होती जिसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। नून लीग और जंगजियों का गठजोड़। मरियम नवाज की एक और मुबैना ऑडियो लीक। मरियम नवाज मुबैना ऑडियो में साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज़ रशीद से गुफ्तगू कर रही हैं। मुबैना ऑडियो में सीनियर सहाफ़ी हसन निसार और इरशाद भट्टी पर इल्ज़ामात आयद किए गए। मुबैना ऑडियो में सीनियर तज्ज़ियाकारों से मुतालिक नाजेबा कलिमात भी सुने जा सकते हैं। मुबैना ऑडियो में मरियम नवाज परवेज़ रशीद को जियो ग्रुप को हिदायत देने पर बात कर रही हैं। सहाफ़ी नुसरत जावेद ने तस्दीक कर दी कि टोकरा एक बार आया था जिसमें फल थे। बात आपने उनसे जरूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब ने, आपको पता है, वो हमें बहुत गालियां दी और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी इन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब जो हैं वो उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, और तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाज़ दफा वो बातों को स्पिन भी करके थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाकी कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। अब स्टार बाबर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है जी। वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं अंकल। जी, इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे उस तरह नहीं है, लेकिन चले गालम गलोच नहीं करता है, जैनमन सी वो जी गुफ्तगू ठीक करता है। गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नजर को वो लेता हूँ जी। ताकि वहाँ पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं लेता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। न्याजी, लेकिन न्याजी हाँ। इन्होंने उसको हटा दिया हुआ है और उसका कॉलम भी बंद कर दिया और उसको हटा भी दिया जी। ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी। और अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है उसको। जी, तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त ये होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो अपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। और अंकल ये तो बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। जी, तो ये जरूर मैं जरूर आप जो 2 बास्केट्स आई हैं ना जो अब्बू जान लाए हैं आज़रबाईजान से, ये जो
रात को कायनात ने पैक की, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक राना जवाद को भेजनी। शरीफ खानदान अपने मुगलिया दौर में सहाफ़ियों की आवाज़ बंद, गालम गलोच और डिक्टेट करते रहे। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब कहते हैं, जिस सहाफ़ी ने इनका राग ना अलापा, इनके लिफाफे नहीं लिए, वो उसको अपने रास्ते से हटा देते थे। ये मीडिया और इदारों को कंट्रोल करना चाहते हैं, इन्हें आज़ाद अदलिया भी अच्छी नहीं लगती। के अंदर जो मुगलिया दौर की हुकूमत कायम थी नवाज शरीफ के सरबराही के अंदर, उनकी साहबजादी और उनके जो साबका वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, वो क्या कुछ करते रहे हैं। जो इंडिपेंडेंट अपनी राय रखेगा, जो इनसे कंट्रोल नहीं होगा, उसको ये राह रास्त से हटवा देते थे। इंडिया की वॉइस को, आवाज़ को ये लोग दबा रहे थे। किसको इश्तिहारात देने हैं, किसको इश्तिहारात नहीं देने, उनके काले करतूत हैं वो तो खुल के सामने आ गए, और ये कोई और नहीं कर रहा। ये नवाज शरीफ की जो साहबजादी हैं, वो नवाज शरीफ की आशीर्वाद के ऊपर ये काम कर रही थी कि ये मीडिया मैनेजमेंट नहीं है, ये मीडिया को डिक्टेट करना है। ये सिर्फ यही चाहते हैं कि हर जगह के ऊपर जो है वो शरीफ खानदान के चमचे बैठे हों जो सिर्फ इनका राग लाते हैं। ये आया है कि परवेज़ रशीद पाकिस्तानियत की सोच रखने वालों को क्या समझते हैं। हम पहले ही जानते थे कि ये लोगों को गालियां देते थे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि हसन निसार और मज़हर अब्बास के बारे में जो कहा, इस पर अफसोस हुआ है। मुबैना ऑडियो में जिन चैलेंजेस का जिक्र है, उनको की पोजीशन वाजे करनी चाहिए। खान के दरो दीवार को वो जिस तरीके से मीडिया के लिए इस्तेमाल करती रही हैं, टारगेट किया जाता था ARY समान 92 को, टारगेट किया जाता था इन चैनल्स को कि इनको ऐड नहीं देने, अपने ज़बानो बयान सुनाया। हमें तो पता है ये इनका अंदर से ज़बानो बयान था, ये लोगों को गालियां देते थे। हसन निसार साहब हमारे बहुत ही सीनियर हैं, मुझे उनका अफसोस है। मुझे अफसोस है जो इन्होंने मज़हर अब्बास साहब के बारे में कहा, भट्टी, उसके बारे में मुझे बड़ी खुशी हुई कि उसको ये लक़ब दिया गया है। तो नहीं हुई, ये जाहिर बात है, वो भी अफसोसनाक अल्फाज है, लेकिन जरूर मुझे ये हुआ कि उसको एक दवाई मिली है। जिस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, उस प्रोग्राम के बारे में मैं कई दफा गिला कर चुका हूँ जियो टीवी के साथ कि वो प्रोग्राम पूरे का पूरा PTI मुखालिफ है। ये जो आपने शो रिपोर्ट कार्ड शाम को आप रन करते हैं, ये तो PMLN का फरमाइशी प्रोग्राम हो जाता है। पहले ही दरख्वास्त की थी जियो टीवी से भी और दुनिया टीवी से भी, और एक ऑफिशियल पोजीशन ली थी इसके ऊपर कि इन दोनों को अपनी पोजीशन वाजे करनी चाहिए। सारे हमारे नाजरीन ये कहते हैं कि आपसे मीडिया मैनेजमेंट नहीं होती, आपकी मीडिया टीम बहुत कमजोर है। हमारे पास जो है वो टोकरियां नहीं है, कायनात है, ना अबू जान है, ना टोकरी है, ना अजरबैजान। तो दूसरी तरफ PFUJ के सेक्रेटरी जनरल राना अजीम का कहना है कि जो सहाफत पर पाबंदियां लगाते थे, आज उनकी ऑडियो वीडियो सामने आ रही हैं। लोगों ने सहाफियों को गाली निकाली है, जो लोग सहाफियों को गाली निकालते रहे हैं, जो सहाफियों पर तशद्दुद करवाते रहे हैं, जो सहाफती इदारों को आग लगवाते रहे हैं, जो सहाफती पर्चे जलाते रहे हैं, जो अखबारात थे, जिन्होंने ARY पे, 92 पे और दीगर अदारों पे पाबंदियां लगाई, 24 पे पाबंदियां लगाई, ये वो लोग थे जिन्होंने सहाफत को दबाने की कोशिश की। आज उनकी वीडियो जो सामने आ रही है, ऑडियो जो सामने आ रही है, इससे साबित होता है कि पाकिस्तान के अंदर आमरीत से बुरा दौर भी सहाफियों पर अगर कोई था तो दौर मियां नवाज शरीफ का दौर था। और उस दौर के वो वजीर इत्तलात जो आज जिनकी आवाज आपने सुनाई, और वो उन वजीर इत्तलात के साथ वो खातून जिसके पास कोई होता नहीं था, लेकिन वो मुल्क की सबसे ताकतवर खातून थी, जिसके पास वजीर आजम के भी इख्तियारात थे, वजीर इत्तलात के भी इख्तियारात थे और महकमे के इख्तियारात थे, और किस तरह सहाफत को दबा रही है। मुझे तो अफसोस हो रहा है अपने उन सीनियर तंसियाकारों पर, उन सीनियर एंकर्स पर। इनके लिए तो बोलते हैं, जो इनके लिए पिटीशन करने तो कोर्ट में चले जाते हैं कि जनाब मियां नवाज शरीफ को आजादी राय की इजहार की इजाजत दी जाए, लेकिन इस पर वो खामोश है। बुलेटिन जारी है, शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। बराह रास्त आपको दिखाएंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। जो है वो मंजर आम पे लाया जाता है। हमारी जमहूरी पार्टी है, हमने बड़ी जद्दोजहद की है आज़ादी इज़हार राय के लिए। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़ी जद्दोजहद की है, और जब आपको याद होगा वकला तहरीक में मियां नवाज शरीफ निकले थे तो वो सिर्फ वकला तहरीक के लिए नहीं निकले थे, वो मीडिया की आज़ादी के लिए भी निकले थे। तो हमारी आज़ादी इज़हार राय के लिए, मीडिया की आज़ादी के लिए बड़ी खिदमात हैं, और हमने हमेशा मीडिया की आज़ादी के लिए अलम बुलंद किया है इस मुल्क के अंदर। और आप देख लें कि हमारी हुकूमत में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, पाकिस्तान किस नंबर पे था और आज प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे पाकिस्तान किस नंबर पे है। जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक तंजीम है, उसके जो आदाद शुमार है, अगर उनको देखा जाए
तो आपको पता लगेगा कि पिछले 3 साल में आज़ादी इज़हार राय को भी सल्ब किया गया है, मीडिया हाउसेस का इस्तेहसाल किया गया है मुआशी तौर पे। आप अपने कैमरामैनों से पूछे जिनको 2-2 महीने तनख्वाहें नहीं मिलती इस हुकूमत की वजह से। तो देखिए, हमने तो मीडिया को आज़ादी भी दी, मीडिया के फ़रोग के लिए काम भी किया। तो अब इस तरह की ऑडियो लीक्स करके मेरा ख्याल है ये तासुर ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। जो मर्जी कर लें, हकीकत सबके सामने है। ये ऑडियो से परवेज़ रशीद साहब और मरियम नवाज साहब पर की है, 2 बंदों की ऑडियो और आपकी अपनी ओपिनियन रखी ना, उनकी ऑडियो लीक कौन कर सकता है, किसने की होगी? देखिए, अब ये तो पता लगाना, मेरा ख्याल है पता लगाना चाहिए कि ये कब लीक हुई, कैसे लीक हुई, ये कब की है, ये किस सन में बात हुई या नहीं हुई, ये असली भी है कि जाली है। तो ये मेरा ख्याल है वक्त गुजरने के साथ ये तमाम हकायक सामने आ जाएंगे। थैंक यू। अता तारड़ गुफ्तगू कर रहे थे, कहते हैं कि वीडियो से मुतालिक, ऑडियो से मुतालिक सवाल पूछा गया जो मरियम नवाज और परवेज़ रशीद की है। कहते हैं कि इस मुतालिक अभी मालूमात आना बाकी है। बाकी वही कहते हैं फंडिंग केस पर इमरान खान को इस्तीफा देना चाहिए। और वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने इमरान खान को नोटिस जारी करते हुए सेशन जज को आइंदा समाअत तक कार्रवाई से रोकते हुए हुक्म इम्तनाअ जारी कर दिया है। 15 जनवरी 2012 को इमरान खान ने हत्या इज़्ज़त हर्जाने का दावा दायर किया था। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। कराची में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद कोरोना केसेस का तेजी से फैलाव। ज़राए के मुताबिक महकमा सेहत सिंध ने कारोबारी औकात महदूद और मुख्तलिफ अज़्ज़ाम में स्कूल बंद करने पर गौर शुरू कर दिया। स्कूल और कारोबार बंद करने के हवाले से फैसला 2-3 रोज़ में मुतवक्किल है। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.91 तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता रोज़ 236 अफराद कोविड पॉजिटिव निकले। ज़राए के मुताबिक कराची में वैक्सीनेशन की शरह मुल्क में सबसे कम है। कराची में अब तक सिर्फ 40% लोगों ने वैक्सीनेशन कराई है। यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। कराची से ग्वादर और मकरान जाने वाली गाड़ियां पुल टूटने से फंस गई हैं। इस सब पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अला बख्श ग्वादर से। जी अला बख्श, आगाह कीजिएगा। कल रात से जो बारिश का सिलसिला ग्वादर में जारी है, मैं इस वक्त एक घर के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पानी घर के अंदर जमा है। लेकिन ये एक घर का मामला नहीं है, यहाँ ऐसे सैकड़ों घरें हैं जहाँ पानी जमा हो चुका है। लोगों के बिल्कुल बिस्तरे हैं, जो उनके बर्तन हैं वो सारे ज़ाया हो चुके हैं। यहाँ ऐसे भी फैमिलीज हैं जिनको कश्तियों के जरिए रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा चुका है। और चूंकि अभी बल्दिया की तरफ से जो बाउज़र और बाकी कोस्ट गार्ड की तरफ से बाउज़र यहाँ काम पे लगे हुए हैं, लेकिन बाउज़र कम होने की वजह से वो पूरे शहर को कवर नहीं कर सकते। यहाँ लोगों के घरेलू अशिया हैं, माल मवेशी भी यहाँ पड़े हुए हैं, वो सारे जो है ना पानी के अंदर भीगे हुए हैं। जी, शांगला में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हर चीज बर्फ से ढक गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। हमारे नुमाइंदे सरफराज खान इस वक्त शांगला के जिले हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानते हैं। बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िले शांगला में गुज़श्ता रात से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। और जो शांगला के बालाई पहाड़ी इलाके हैं वहाँ शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं ज़िले हेडक्वार्टर अलपुरी में मौजूद हूँ और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ तकरीबन 2 से 3 इंच तक बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। क्या गाड़ियाँ, क्या दरख्त और क्या सड़कें, हर चीज़ जो है वो बर्फ़ से अड़ चुकी है और शांगला के तमाम पहाड़ी इलाकों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला जो है 7 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान है। और पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं कि कल गवर्नर सिंध के भाई अदनान इस्माइल के बेटे को कुत्ते ने काट लिया। गवर्नर सिंध के भाई के बेटे को वैक्सीन नहीं मिली। अदनान इस्माइल ने ये कहा कि पूरा शहर घूमता रहा, कहीं वैक्सीन नहीं मिली। प्राइवेट अस्पताल में जाकर वैक्सीन मिली। बिल अदा किया तो एहसास हुआ कि गरीब कैसे वैक्सीन लेगा। बेटे के साथ मेरे बेटे को जो है वो काटा हाथ पे, मैं पूरा अस्पतालों के चक्कर काटता रहा। जो छोटे प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें भी रेबीज वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। बड़ी मुश्किल से रेबीज वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल में बहुत महंगी मिली। जब मैं बिल पे कर रहा था अस्पताल का, तो मैं ये सोच रहा था कि एक बंदा जिसकी 30, 40, 50 हज़ार रुपये तनख्वाह हो
वो तो नहीं अफोर्ड कर सकता, वो तो दम तोड़ देगा उसका बच्चा रोड के ऊपर। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।